Brought to you by Infinix. दो दोस्त थे एकदम चड्डी बड्डी वाले। 4 कदम चलते भी तो एक दूसरे से पूछ लेते थे। फिर एक को लगा कि दूसरा ज्यादा बड़ा हो रहा है। उसने कहा कि अब से इलाके में सिर्फ एक दादा होगा, वो होऊंगा मैं। दूसरे को झटका लगा, उसने भी चैलेंज ठोक दिया। दोनों में हो गया झगड़ा, मुंह फुलाकर बैठ गए। कई बरस बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें लगा कि ऐसे लड़ते रहे तो कोई तीसरा कांड कर जाएगा। तब उन्होंने सुलह का फैसला किया। ये वाला प्लॉट आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। अगर हम कहें कि सेम टू सेम प्लॉट दो ताकतवर देशों के बीच चल रहा है, ये भी कहें कि इस दोस्ती से पूरी दुनिया का ताना बाना बदलने वाला है, तो आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि ये देश कौन है और दुनिया में क्या बदलने वाला है। सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लंदन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। Brought to you by Infinix. सबसे पहले इस तस्वीर को आप देखिए। बर्फ की चादर में घुटनों तक धंसे चीनी सैनिक बंदूक की बट से हमला करने वाले हैं। उनके निशाने पर सोवियत आर्मी है। ये तस्वीर है जनवरी 1969 की। दोनों देश बेकार पड़े एक द्वीप के लिए झगड़ रहे हैं। उस समय तक सैनिकों को हाथापाई की ही इजाजत थी, गोलियां चलाने की नौबत नहीं आई थी। इस झगड़े से कुछ समय पहले तक सोवियत संघ और चीन एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त थे। दोनों में कम्युनिस्ट सरकार चल रही थी। चीन ने सोवियत संघ के कहने पर कोरिया में अपनी सेना उतारी थी। सोवियत संघ भी उन्हें खूब सारी मदद भेजता था। चीनी नेताओं का एक कान हमेशा मॉस्को में होता था। वे सोवियत सरकार की हर बात माना करते थे। फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और प्रभुत्व को लेकर उनमें तकरार हुई। आखिरकार मार्च 1969 में युद्ध शुरू हो गया। इसमें बड़ी संख्या में सोवियत और चीनी सैनिक मारे गए। हालांकि जल्द ही वे युद्ध विराम पर राजी भी हो गए, लेकिन इसने दोनों देशों का रिश्ता बिगाड़ दिया था। इसकी तासीर कोल्ड वॉर के बीतने तक कायम रही। 1970 के दशक की शुरुआत में पिंग पोंग यानी टेबल टेनिस डिप्लोमेसी हुई। अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने चीन का सीक्रेट दौरा किया। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन माओ से मिलने बीजिंग गए। अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया। चीन को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी में जगह दी गई। तब कहा जाने लगा कि चीन अमेरिका के पाले में जा रहा है। फिर 1991 में सोवियत संघ टूट गया। संघ की शक्ति रशियन फेडरेशन के पास आई। तब दोनों देशों ने दोस्ती बढ़ाने का फैसला किया। 2000 का दशक आते आते रूस और पुतिन एक दूसरे का पर्याय बन चुके थे। ऐसा ही चीन में भी हुआ। 2010 के दशक में चीन की पहचान शी जिनपिंग से होने लगी। दोनों देशों में एक छत्र राज चलाने वाले नेताओं का उदय हुआ। इस समानता का असर देशों के आपसी संबंधों पर पड़ा। जिस अनुपात में चीन और अमेरिका के रिश्ते कटु हुए, उसी अनुपात में चीन और रूस का याराना बढ़ता गया। कट टू 2023, मार्च का महीना है। चीन और रूस के बीच की तल्खी गायब हो चुकी है। पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित कर रहे हैं। जिनपिंग रूस की सबसे बड़ी समस्या का समाधान पेश कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि चीन हमेशा रूस के साथ खड़ा रहेगा। देखिए, ये तो बहुत साफ है कि जब आप जंग की बात कर रहे हैं, उसके बाद दुनिया बहुत बदल चुकी है। हाल के समय में, खासकर 21वीं सदी में, और उसमें भी 2014 के बाद जब क्राइमिया का युद्ध हुआ, क्राइमिया पर एक तरह से रूस ने कब्जा कर लिया, यूक्रेन का जो हिस्सा था। उसके बाद से अमेरिका ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए। 2018 में अमेरिका ने चीन पर भी ट्रेड वॉर शुरू किया और कई तरह के प्रतिबंधों की शुरुआत की। तो इन दोनों देशों के जो हित है पास में आना, उसमें एक तरह की कॉम्पेटिबिलिटी बन गई है और एक तरह का कंपल्सन भी बन गया है। तो एक जो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और फिर वो दुश्मन काफी बड़ा है, तो उसका मुकाबला करने के लिए आपको आपस में सहयोग और एक दूसरे के साथ खड़ा होना, इसकी जरूरत महसूस होती है। तो चीन और रूस की दोस्ती में यह फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज तो है ही कि उसमें चूंकि मार्केट का जो एक की जरूरत है, एनर्जी की जो जरूरत है चीन को, खासकर रूस की एनर्जी की, तो ये सारी चीजें उनके संबंध को कॉम्पिटिबल बना रही हैं। वो एक उसमें तारतम्यता बना रही हैं और इसलिए ये स्वाभाविक है कि वो दोनों आज साथ में खड़े हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि रूस और चीन दोस्ती से दुश्मनी और फिर माय डियर फ्रेंड तक कैसे पहुंचे।
वैसे तो दोनों देशों के बीच संबंधों का इतिहास सदियों पुराना है। रूस और चीन के बीच हजारों किलोमीटर लंबी जमीनी सीमा है, उनके बीच लंबे समय से व्यापारिक रिश्ते हैं। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, फिर पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी। उन्होंने अपनी विचारधारा बढ़ाने का फैसला किया। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीसीपी की स्थापना 1921 में शंघाई में हुई थी। इसके लिए सोवियत संघ ने चीन में अपने एजेंट्स भेजे थे। शुरुआती दौर में सीसीपी की दशा और दिशा मॉस्को से निर्धारित होती थी। और फिर आया 1949 का साल। अक्टूबर में चीन में माओ जेडोंग की क्रांति सफल हो गई। माओ ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि पीआरसी की स्थापना की। सोवियत संघ उन्हें मान्यता देने वाले पहले देशों में से था। क्रांति के तुरंत बाद माओ मॉस्को गए। वहां उन्होंने सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 1945 में किए समझौते को खारिज करने की अपील की। वो समझौता चियांग काई शेक की कुओमिंतांग सरकार के साथ हुआ था। स्टालिन ने माओ की बात मान ली। फरवरी 1950 में सोवियत संघ और चीन के बीच सिनो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस हुई। 1950 के दशक में दोनों देशों का रिश्ता इसी के आधार पर चला। 1950 से 1953 तक चले कोरियन वॉर के दौरान सोवियत संघ और चीन ने नॉर्थ कोरिया की सैन्य सहायता की। चीन ने अपनी आर्मी भेजी थी, जबकि सोवियत संघ ने एयर सपोर्ट दिया था। 1953 में स्टालिन की मौत हो गई। उसके बाद सत्ता निकिता क्रुश्चेव के पास आई। 1958 में क्रुश्चेव पार्टी के चेयरमैन बन गए। उन्होंने स्टालिन की नीतियों को बदलना शुरू किया। वो चीन को अपना पिछलग्गू बनाकर रखना चाहते थे। इधर माओ चीन को न्यूक्लियर पावर से लैस करना चाहते थे। उन्होंने क्रुश्चेव से मदद मांगी। क्रुश्चेव अमेरिका के साथ न्यूक्लियर बैन ट्रीटी पर बात करने लगे थे। माओ ने उनकी आलोचना की। नतीजा, सोवियत संघ ने सभी सलाहकारों को वापस बुला लिया। उन्होंने चीन की मदद से भी इनकार कर दिया। सोवियत संघ के इनकार के बावजूद चीन ने 1964 में पहला परमाणु परीक्षण किया। उसने अपनी सेना भी मजबूत कर ली। इससे सोवियत संघ को खटका हुआ। 1966 आते आते दोनों देशों ने एक दूसरे के बॉर्डर पर हजारों सैनिक तैनात कर दिए। दोनों देशों के बीच झगड़े का तात्कालिक कारण बना एक द्वीप। सोवियत संघ और चीन के बीच उसूरी नदी में एक टापू था। चीन इसे ज़ेनबाओ कहता था, जबकि सोवियत संघ में इसका दमांस्की नाम था। दोनों देश इस पर अपना दावा ठोकते थे। 1964 में सोवियत संघ ने ज़ेनबाओ समेत लगभग 400 द्वीपों को चीन को सौंप दिया, लेकिन माओ से विवाद के बाद उन्होंने पुरानी संधि खारिज कर दी और अपनी सेना ज़ेनबाओ पर उतार दी। सोवियत संघ ने अपने पूर्वी सीमा पर टैंक और दूसरे खतरनाक हथियार भी भेज दिए। ज़ेनबाओ पर उनकी सेना गश्त लगाने लगी। कुछ समय तक तो गोलियों पर रोक रही, लेकिन मार्च 1969 में झगड़ा हिंसक हो गया। 2 मार्च को चीनी सैनिकों ने घात लगाकर सोवियत सैनिकों को मार दिया। इसके बाद युद्ध शुरू हो गया। आने वाले दिनों में तापमान इतना बढ़ा कि दोनों देशों ने बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दी। उन्हें अंदाजा हो चुका था युद्ध बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अक्टूबर 1969 में वे युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए, लेकिन तलखी का बीज पड़ चुका था। जैसे ही सोवियत संघ दूर हुआ, अमेरिका ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। 1971 में हेनरी किसिंजर चीन पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रपति निक्सन के चीन दौरे का रास्ता साफ कर दिया। 1972 में निक्सन माओ से मिले। 1978 में अमेरिका और चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते की आधिकारिक नींव रखी गई। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के लीडर बने। उन्होंने उदारता बरती। 1989 में गोर्बाचोव बीजिंग आए। 2 बरस बाद चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जेमिन मॉस्को गए। 1950 के दशक के बाद पहली बार दोनों देशों के नेता एक दूसरे के यहाँ दौरे पर जा रहे थे। सोवियत संघ के विघटन से 2 बरस पहले तियानमेन नरसंहार हुआ था। इसके बाद अमेरिका ने चीनी नेताओं की संपत्तियां फ्रीज कर दी। कई नेताओं पर प्रतिबंध भी लगाए गए। इससे अमेरिका चीन में तलखी पैदा हुई। आगे चलकर ऐसी कई और घटनाएं हुई, जिसके कारण इस रिश्ते का ग्राफ लगातार नीचे जाता रहा। सोवियत संघ टूटकर रूस हो चुका था। अमेरिका के बरक्स चीन के साथ उनका रिश्ता मजबूत होता गया। 2004 में उन्होंने बॉर्डर विवाद सुलझा लिया। ज़ेनबाओ द्वीप पर चीन का अधिकार बना रहा। दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा। रूस ने चीन के नेतृत्व वाला शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया। रूस ने अरबों खरबों के हथियार चीन को बेचे। 2014 में रूस ने क्रीमिया को हथिया लिया। उस समय पूरा वेस्ट रूस के खिलाफ खड़ा हो गया था, लेकिन चीन ने उनकी मुखालफत नहीं की। जानकारों का कहना है ये दोनों देशों के रिश्ते का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2014 के बाद से पुतिन और जिनपिंग अपने अपने देश की सत्ता में मजबूत ही हुए हैं। दोनों नेताओं ने कई मौकों पर एक दूसरे के साथ खड़े होने की बात कही है। इसका आधार इस बात से तय हुआ कि 21वीं सदी में चीन की भूमिका बदल चुकी है। उसने अपने हितों के आधार पर अपनी विदेश नीति तय करना सीख लिया है। इसमें बड़ा रोल है शी जिनपिंग का। चीन की जो रूस पर निर्भरता थी
वो पहले कुछ दशक पहले वो बहुत ज़्यादा थी। मैं जब बीजिंग में रहता हूँ और मैंने वहाँ की जो सबसे पहली मेट्रो लाइन है वो भी रूस द्वारा निर्मित की गई थी, और चीन में बहुत सारी पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, पुराने भवन हैं, वो सोवियत उसके समय के हैं। और एक तरह से आप देख सकते हैं कि रूस पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर था, एक बड़े भाई के तौर पर हम कह सकते हैं, या फिर बड़ा एक अलाई था। लेकिन आज क्या हो गया कि आज चीन की भूमिका बदल चुकी है। भले ही एक ओपन खुले मंच के जरिए अगर चीन के नेता कुछ बोलते हैं या फिर कुछ भाषण देते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनकी अंदरूनी नीति विदेश को लेकर वही रही हो। और जहां तक उनकी बात है, वो चीन ये चाहता है कि उसकी आर्थिक शक्ति मजबूत हो, उसके जो हथियारों की शक्ति हो उसको ज्यादा स्ट्रेंथ मिले, और उसकी आर्मी सेना मजबूत हो। और खास तौर पर इस परिधि में जो देश आते हैं उसके आर्थिक और उसके अपने सामरिक हितों के सामने, तो उनके साथ वो धीरे धीरे समझौते करता है, या फिर एक तरह से अपनी आर्थिक जो पावर है, अपनी इकोनॉमिक पावर है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए उसके जो भी बीच में आते हैं, तो चीन उस तरह से एक अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपनाता रहा है। चीन की बदलती स्थिति का एक बड़ा उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध है। यूक्रेन पर हमले का आदेश देने से पहले पुतिन बीजिंग पहुंचे थे। जिनपिंग से मुलाकात के बाद एक साझा बयान जारी किया था। इसमें कहा गया था कि दोनों देशों के बीच दोस्ती की कोई सीमा नहीं है, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें हम एक दूसरे का सहयोग ना करते हों। इस मीटिंग के 3 हफ्ते बाद पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का आदेश दे दिया। पुतिन को जैसी उम्मीद थी उन्हें वैसी सफलता नहीं मिली। युद्ध अभी भी चल रहा है। रूस को वर्ल्ड ऑर्डर और आर्थिक मोर्चे पर भारी नुकसान झेलना पड़ा है, मगर चीन ने उसका साथ नहीं छोड़ा है। यूएन में चीन ने रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की। यूक्रेन युद्ध के लिए जिनपिंग पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बताते रहे। चर्चा ये भी कि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई कर सकता है। दिलचस्प ये भी कि जिस तरह रूस की स्थिति डावाडोल हुई है, उसी अनुपात में चीन का कद बढ़ा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो अरेस्ट वारंट है, वो एक तरह से पॉलिसी है पश्चिमी देशों का कि रूस को कैसे अलग थलग किया जाए, और खासकर जो प्रेसिडेंट पुतिन है उनको कैसे शर्मिंदा किया जाए। तो यह पश्चिमी देशों की कोशिश है, और उसी कारण से आप देख रहे हैं कि जो शी जिनपिंग का विजिट है मॉस्को में, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस विजिट के माध्यम से रूस पूरे वर्ल्ड को यह बताने की कोशिश करेगा कि रूस अलग थलग नहीं है, इसको अलग थलग नहीं किया जा सकता है। जो दक्षिण के देश हैं उसमें चीन एक लीडिंग पावर, आप जानते हैं, सबसे बड़ी शक्ति है। तो वह किस ढंग से रूस के साथ है, रूस के साथ उसके मिलिट्री संबंध हैं, रूस के साथ उसके एनर्जी इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, और रूस को वो जितने भी डिप्लोमेटिक फोरम से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं वहां पे भी सपोर्ट करता है। और रूस की मजबूरी है, क्योंकि पश्चिमी देश रूस को अलग थलग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से चीन पर उनकी निर्भरता बढ़ी है, और चूंकि उनका ट्रेड भी काफी अच्छा होता है, मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन बहुत अच्छा है, जो टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों से आते थे वो बंद हो गए हैं। तो अब एक तरह से चीन पे निर्भरता रूस की बढ़ गई है, और इन रिलेशनशिप में जो डोमिनेंट पार्टनर है वो चीन बन गया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहां तक दूसरा सवाल था आपका कि चीन क्या पीस मेकिंग रोल, चूंकि अभी कुछ दिन पहले चीन ने एक मध्यस्थता की थी जिसमें कि रियाद और तेहरान के बीच में जो काफी दिनों से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे, उसको शुरू करवाने में उनकी एक भूमिका रही है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप से चीन यह रोल प्ले करना चाहेगा यूक्रेन में भी। लेकिन मुझे लगता है कि चीन इसमें सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो पाएगा कि जो इसके लिए जो एक तरह से जो रिक्वायर्ड एक जो काम करने चाहिए थे चीन को, उसने नहीं किया है। चीन अपना एक इंडिपेंडेंट पीस प्रपोजल, एक 14 सूत्रीय प्रपोजल लाया है, जिसमें कि वो सीज फायर की बात करता है और इंटरनेशनल लॉ की बात करता है, कॉपरेशन सॉवरेनिटी की भी बात करता है। लेकिन जो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पश्चिमी देश हैं वो इस पीस प्रपोजल को मानने के लिए तैयार नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो बहुत आसानी से उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, और उनकी बातचीत दूसरे जो स्टेक होल्डर, खासकर यूक्रेन है, उनसे भी अभी तक नहीं हुई थी। तो उनको साथ में नहीं लिया है, पश्चिमी देश उनके साथ नहीं है, और खासकर जो दक्षिण के देश हैं, वैश्विक दक्षिण के जो देश हैं जिसमें कि भारत है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका इत्यादि देश हैं, उनको भी उन्होंने साथ में लेने की कोशिश अभी तक नहीं की है। और चीन अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में दिखाना चाहता है कि वो पीस प्रपोजल वहां पे प्रपोज करता है, लेकिन ऐसे पीस प्रपोजल का मेरे हिसाब से कोई मीनिंग नहीं होता है। अगर वो चीन सीरियस होता
तो दक्षिण के देशों को कम से कम साथ में ले सकता था, और भारत मुझे लगता है कि इसमें सहयोग भी करता अगर भारत को साथ लेने की कोशिश होती, लेकिन ऐसा नहीं किया है। तो उस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि यह पीस प्रपोजल एक तरह से अपने स्टेटस को बताने की बात हो रही है, अपने एक तरह से एक जो मॉरल हाई ग्राउंड जो देश लेते हैं उसकी बात हो रही है। सही अर्थों में चीन वहां पे पीस प्रपोजल लाने की कोशिश नहीं कर रहा है। बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की आशंकाओं के बीच 20 मार्च को शी जिनपिंग मॉस्को पहुंचे। उनका दौरा 2 दिनों का है। पहले दिन उन्होंने पुतिन से क्रेमलिन में मुलाकात की। इस दौरान चीन के पीस प्लान पर भी चर्चा हुई। पुतिन ने कहा कि मैंने पूरा प्लान पढ़ा है। चीन ने फरवरी 2023 में यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए 12 सूत्रीय दस्तावेज जारी किया था। इसमें क्या क्या सुझाया गया था? सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए, कोल्ड वॉर वाली मानसिकता को खत्म किया जाए, हिंसा पर लगाम लगाई जाए, शांतिपूर्ण बातचीत दोबारा शुरू हो, मानवीय संकट को सुलझाया जाए, आम नागरिकों और युद्धबंदियों की सुरक्षा की जाए, न्यूक्लियर पावर पॉइंट्स को सेव किया जाए, रणनीतिक जोखिम कम लिए जाएं, अनाजों के आयात पर लगी रोक हटाई जाए, एक पक्षीय प्रतिबंधों को रोका जाए, औद्योगिक और सप्लाई चेन को स्थिर रखा जाए, युद्ध के बाद जरूरी निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। रूस ने इस प्लान का स्वागत किया था, जबकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इसे तुरंत खारिज करने की बात कही थी। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी आपत्ति एक पक्षीय प्रतिबंधों वाले पॉइंट पर है। उनका कहना है कि चीन का इशारा यूक्रेन को दी जा रही मदद की तरफ है। इसके अलावा चीन ने रूसी सैनिकों की वापसी पर भी कुछ नहीं कहा है। जिनपिंग के हालिया दौरे में भी इस पर बात हुई, लेकिन अभी ये पता नहीं चल सका है कि दोनों नेता किस नतीजे पर पहुंचे। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी टास की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग ने पुतिन और रूस के पीएम मिखाइल मिशुस्तीन को चीन आने का न्योता दिया है। जिनपिंग ने अगले राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन की जीत का भरोसा भी जताया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिनपिंग रूस से निकलने के बाद यूक्रेन के प्रधानमंत्री वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी बात करेंगे। जानकारों का मानना है कि इसके जरिए वो चीन के बढ़ते प्रभुत्व को दिखाने की कोशिश करने वाले हैं। 20 मार्च को जेलेंस्की ने एक संबोधन दिया। इसमें उन्होंने हथियारों की मदद बढ़ाने के लिए यूरोपियन यूनियन को शुक्रिया कहा। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया। चीन और रूस की दोस्ती पर अमेरिका की नजर भी बनी हुई है। वो हालिया युद्ध में यूक्रेन के सबसे बड़े और प्रभावी सहयोगी की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चिंता जताई थी कि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई कर सकता है। 20 मार्च को व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इसको लेकर पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। अमेरिका की चिंताएं किस तरह की हैं और उसके सामने क्या रास्ता है, हमने ये सवाल पूछा एक्सपर्ट से। पीस प्लान है उसको तो थोड़ा सा दिग्गज करते हैं, क्योंकि पीस प्लान अभी तो चीन ने एक पेश किया है 12 सूत्री, और उसको लेकर वो वहां पर गए हैं। कल शायद कुछ उनकी बातचीत भी हुई, जो इनफॉर्मल बातचीत हुई है, लेकिन वो बातचीत क्या है अभी हम लोगों को मालूम नहीं है। अमेरिका की प्रतिक्रिया पहले ही आ चुकी है। वो कह चुके हैं कि उनको कोई ऐसा पीस प्लान मंजूर नहीं होगा जो यूनिलैटरल वहां पर डिक्लेयर कर दिया जाए। तो वो तो बहुत मुश्किल है। उसके बारे में कोई अनुमान, जो भी बात होगी वो अनुमान ही लगाना होगा। तो यह तो अगर आप पश्चिम के जो बड़े नाम हैं वहाँ के, जो कूटनीति के, हेनरी किसिंजर हैं, ब्रेजेंस्की हैं, इन लोग अतीत में ये अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट को सलाह देते रहे हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि ये दोनों देश कभी करीब ना आए, क्योंकि इनके करीब आने से यूरेशिया का लैंड मास एक इतना बड़ा लैंड मास है। और करीब 200 साल पहले जो एक ब्रिटिश स्ट्रेटेजिस्ट थे, मिडफील्डर था, उन्होंने ये कहा था कि यूरेशिया पर जो राज करता है वही दुनिया पर राज करता है। तो ये लगातार उनके स्ट्रेटेजिस्ट कहते थे कि आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि इनमें एक दरार बनी रहे। लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी परिस्थिति पैदा की है कि ये दोनों साथ में आ गए हैं। तो उनके लिए चिंता की बात तो चिंता की बात इसलिए है कि ये दोनों देश सैनिक ताकत है, चीन आर्थिक ताकत भी है, और इनका प्रभाव अब कल ही देखिए वहां पर मॉस्को में 40 देशों के, अफ्रीकी देशों के जो नेता आए थे और उनका सम्मेलन हुआ है, और उसमें एक रूस ने $20 बिलियन का उनका कर्ज भी माफ कर दिया। तो ये इस तरह से उन्होंने उसकी सद्भावना हासिल की है। तो विश्व कूटनीति में इसका असर पड़ेगा, और पश्चिमी देशों के लिए ये गहरी चिंता की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। यूक्रेन युद्ध के बाद एक और सवाल उठा, पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हो गए। क्या रूस और चीन अमेरिका के दबाव से मुक्त कोई तीसरा गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं?
रूस निश्चित रूप से उसकी अगर उसके जो फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि वो कुछ दिनों कुछ साल में एक रिलीज करते हैं, उनको अगर पढ़ेंगे तो आपको सीधा पता चलेगा कि वो मल्टीपोलैरिटी की बात कई वर्षों से कर रहा है। और रूस को लगता है कि पश्चिमी देश अभी डिक्लाइन कर रहे हैं। रूस को लगता है कि जो चीन है वो एक इमर्जिंग कंट्री है। रूस को लगता है कि भारत एक इमर्जिंग कंट्री है। तो रूस एक उस मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने आप को ज्यादा एक तरह से सुरक्षित महसूस करता है। रूस नहीं चाहता है कि जो एक ध्रुवीय विश्व हो जिसमें कि अमेरिका का दबदबा हो। रूस यह भी नहीं चाहता है कि विश्व एक तरह से दो खेमों में बढ़ जाए, जिसमें एक तरफ चीन हो और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी के देश हो। हालांकि रूस की क्षमता अभी काफी कम हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए, इस ढंग के ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करने या लोगों दूसरे देशों को साथ ले जाने के लिए आपके पास डिप्लोमेटिक रिसोर्सेज चाहिए, आपके पास फिनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज चाहिए, ताकि इन देशों को आप आकर्षित कर सकें, इन देशों पर दबाव बना सकें। तो वह क्षमता उस ढंग से अभी रूस के पास नहीं है, चीन के पास निश्चित रूप से है। तो रूस का जो संबंध आप जिसकी बात कर रहे हैं कि लैटिन अमेरिका अफ्रीका से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यह रूस की कोशिश पहले से भी रही है। और रूस जानता है कि बहुत सारे देश अमेरिका से नाराज चलते हैं, खासकर अफ्रीका में, या फिर जो मध्य एशिया के देश हैं, या फिर जो वेस्ट एशिया यानी कि जो जिसमें ईरान, इराक इत्यादि ये सारे जो देश हैं, मिडिल ईस्ट इसको बोला जाता है, तो वो सारे देश भी वहां पे अमेरिका के विरोध में एक तरह से सेंटिमेंट होता है। तो उन सारे देशों को साथ लेने की कोशिश करता है। कई बार रूस जो दक्षिण के देश हैं उसको मिलाने की भी कोशिश करता है, ब्रिक्स में जैसे रूस ने किया है, जिसमें कि भारत भी है, अफ्रीका है, ब्राजील है इत्यादि। तो रूस मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात जरूर करता है, लेकिन रूस की इतनी क्षमता आज के समय में नहीं है कि वह एक तरह से नया खेमा खड़ा कर पाए। दुनिया भर की पॉलिटिक्स समझ ली, अब लौटते हैं भारत। रूस यूक्रेन युद्ध और रूस चीन की दोस्ती में एक बड़ा फैक्टर भारत का भी है। भारत ने अभी तक रूस के साथ साथ पश्चिमी देशों से भी रिश्ता बनाकर रखा है। अब जबकि चीन रूस के करीब आ रहा है, क्या ये भारत के लिए चिंता की बात है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी सामरिक चुनौती चीन है। इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद भारत में नहीं है। इस समय खासकर गलवान का जो एपिसोड हुआ था 2020 के बाद से एक नई स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी भारत की विदेश नीति में रही है, और भारत के जो अलग अलग डिविजन्स हुआ करते थे पॉलिसी को लेकर, वो कम हुए। और उसमें चीन के प्रति एक एकजुटता दिखती है कि चीन को किस तरह से टैकल किया जाए, चीन को किस तरह से मैनेज किया जाए, और किस तरह से चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है भारत के चारों तरफ और दुनिया भर में, वो किस तरह से भारत पर इम्पैक्ट कर रहा है। इस पर भारत सीरियसली सोचने पर और पॉलिसी बनाने पर मजबूर हुआ है। तो इसमें कोई विवाद नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज विदेश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जब जो चीन को लेकर होती है, उसमें भारत का रवैया बदलने की संभावना बढ़ जाती है, या अगर वहां पर चीन इन्वॉल्व होता है। जैसा आपने कहा कि अगर चीन और रूस करीब आ रहे हैं, और ये करीब जो उनका आना है काफी समय से चल रहा है, यूक्रेन ने उस प्रोसेस को एक्सेलरेट ही किया है, तो अगर ये और करीब आते हैं तो ये मुझे लगता है भारत के लिए शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध जब खत्म हुआ था तब एक बड़ा बदलाव भारत की विदेश नीति में आया था, क्योंकि सोवियत यूनियन एकदम से गायब हो गया था, दुनिया के पटल से ही चला गया था। तो भारत का वो सबसे इम्पोर्टेंट एलाई था, पार्टनर था। तो जब उसका गायब हुआ तो विदेश नीति को अपनी दिशा बदलनी पड़ी, भारतीय विदेश नीति को। तो मुझे लगता है कि उसी प्रकार का एक बड़ा बदलाव भारत की विदेश नीति में आने की संभावना बढ़ जाती है अगर रूस और चीन की ये जो गर्मजोशी है, ये एक साथ उनका आना है, ये जो अलायंस बनना है, ये और गति पकड़ता है। मार्च 2023 में शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति के तौर पर तीसरा कार्यकाल हासिल कर लिया। सामान्य स्थिति में वो आजीवन अपने पद पर रह सकते हैं। चीन में उनके सामने कोई चुनौती नहीं है। क्या जिनपिंग अपनी सरकार की विदेश नीति को लेकर और आक्रामक हो सकते हैं? रीजनल पॉलिटिक्स, साउथ चाइना सी या साउथ ईस्ट एशिया पर इसका क्या असर पड़ सकता है? बड़ा असर पड़ेगा अगर आपके पास एक ऐसा लीडर है जो ये मानता है कि उसको वहां ले जाना है जहां पर एक समय उसके हिसाब से चीन हुआ करता था, सेंटर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मिडिल किंगडम। वो जो एक हमको जो सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलिएशन चीन का हुआ है, वो ह्यूमिलिएशन पूरा करके चीन वापस से वहां पर खड़ा हो रहा है जहां पर एक समय चीन हुआ करता था। वो चीन की नेचुरल पोजीशन मानी जाती है।
और उन्होंने नेशनल रिजुविनेशन को एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाया। तो वो जो है कि उसको लेकर अगर वो टेरिटोरियल एक्सपेंशनिस्ट मोड में है, अगर वो साउथ चाइना सी को चीन का हिस्सा बताते हैं, अगर वो ईस्ट चाइना सी को अपना हिस्सा बताते हैं, अगर वो ताइवान को कह रहे हैं कि फोर्सफुल हम ले लेंगे, अगर वो पीसफुली इंटीग्रेट नहीं करता है, यूनिफाई नहीं करता, और भारत के साथ जो उनके संबंध हैं, खराब बॉर्डर एरियाज पर जो हमारा सदियों पुराना प्रॉब्लम रहा है, उसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनके लिए बड़ा जरूरी है कि वो इस समय ये दिखाएं कि वो एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्रपति हैं और एक ऐसे नेता हैं जो चीन का जो ओल्ड हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं उनको उसको वापस ले रहे हैं। शी जिनपिंग ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि उनका स्टेबिलिटी में कोई खास दखल नहीं है। वो स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज न करके चाइना के जो ओल्ड हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं उनको कैसे वापस ले और कैसे चीन को एक महाशक्ति के रूप में उभार कर लाएं, ये वो अपनी लेगेसी बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर उनको ताउम्र भी राष्ट्रपति रहना पड़े। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी फ्रांस से है। फ्रांस में प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न की सरकार सही सलामत बच गई है। 20 मार्च को संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली में 2 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। इनको पास कराने के लिए 287 वोटों की जरूरत थी, लेकिन अंत में 9 वोट कम रह गए। अगर दोनों में से एक प्रस्ताव भी पास हो जाता तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को नई सरकार का ऐलान करना पड़ता या फिर नए चुनाव कराने होते। फ्रांस में संसद और राष्ट्रपति का चुनाव अलग अलग होता है। सरकार गिरने से मैक्रोन की कुर्सी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी उनकी साख पर बट्टा जरूर लगता। मैक्रोन के सामने ये नौबत क्यों आई? दरअसल मैक्रोन फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र को 62 साल से बढ़ाकर 64 साल करना चाहते हैं। वो पेंशन से जुड़े नियमों में भी बदलाव कर रहे हैं। इसी को लेकर संसद में बिल लाया गया। ऊपरी सदन सेनेट ने तो इसे पास कर दिया, लेकिन निचले सदन में संख्या को लेकर शंका थी, इसलिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मिलकर विशेष अधिकार के इस्तेमाल का फैसला किया। इसके तहत बिल को पास कराने के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं होती। सरकार के ऐलान के बाद विपक्ष के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, अविश्वास प्रस्ताव लाने का, लेकिन अब ये रास्ता भी बंद हो चुका है। मैक्रोन सरकार के पेंशन रिफॉर्म बिल के सामने कोई बाधा नहीं रही है। हालांकि जनता इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने प्रोटेस्ट जारी रखने का फैसला किया है। विपक्षी पार्टियों ने संसद में प्लकार्ड्स दिखाए, उनके ऊपर लिखा था अब हम सड़क पर मिलेंगे। उनका इशारा प्रोटेस्ट की तरफ था। अविश्वास प्रस्ताव के फेल होने की खबर के बाद पेरिस में पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई। पुलिस ने 100 से अधिक लोगों को अरेस्ट भी किया है। आने वाले दिनों में ये प्रोटेस्ट और तेज हो सकता है। फ्रांस के पेंशन रिफॉर्म बिल और प्रोटेस्ट के बारे में हमने दुनियादारी में विस्तार से बताया है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरी सुर्खी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से है। ये अफ्रीकी महाद्वीप के सेंटर में पड़ता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का पड़ोसी है। ये देश सोने की खदानों के लिए कुख्यात और प्रख्यात दोनों रहा है। इन खदानों पर कब्जे को लेकर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में सिविल वॉर और भारी दखल का लंबा इतिहास है। इसी कड़ी में 20 मार्च को एक चीनी कंपनी के खदान पर हमला हुआ। इसमें 9 चीनी नागरिक मारे गए और 2 घायल हो गए। इस हमले का आरोप एक विद्रोही गुट कोलिशन ऑफ पेट्रियट्स फॉर चेंज पर है। सीपीसी ने कहा कि हमने नहीं बल्कि हमला वेगनर ग्रुप ने किया है। वेगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट आर्मी है। इसका मालिक पुतिन का करीबी है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के मौजूदा राष्ट्रपति फॉस्टिन टुडेरा ने उन्हें 2019 में हायर किया था ट्रेनिंग और सिक्योरिटी के लिए। कालांतर में वेगनर ग्रुप पर मानवाधिकार उल्लंघन के कई आरोप लगे। हालांकि हालिया हमले में उनकी भूमिका की पुष्टि नहीं हो सकी है। वैसे भी चीन और रूस के बीच दोस्ती लगातार बढ़ रही है। ऐसे में वेगनर ग्रुप द्वारा चीनी नागरिकों की हत्या के दावे में बहुत दम नहीं दिखता। हमले के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में चीन के दूतावास ने चेतावनी जारी की। कहा कि चीनी नागरिक राजधानी से बाहर ना जाएं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। उधर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति टुडेरा ने जल्दी ही चीन के दौरे पर जाने का ऐलान किया है। वहां वे निवेशकों को ये भरोसा देने की कोशिश करेंगे कि सब ठीक है। चीन ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक समेत अफ्रीका के कई देशों में खूब सारा निवेश किया है। उसका इरादा अफ्रीका में अपना प्रभाव बढ़ाने का है, लेकिन स्थानीय जनता इसे संसाधनों पर कब्जे की नजर से देखती है। इसके चलते उनमें असंतोष बढ़ा है। इसी वजह से चीनी नागरिकों की लिंचिंग और उनकी किडनैपिंग की घटनाएं आम हो गई हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में खदान के मजदूरों की हत्या बेहद दुखद है, लेकिन ये एक बड़े सवाल की तरफ भी इशारा करती है, वो ये कि क्या चीन पर भरोसा कम हो रहा है। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी यूक्रेन से।
जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा सरप्राइज दौरे पर यूक्रेन पहुंच गए हैं। जापान की सरकारी मीडिया के अनुसार किशिदा नई दिल्ली से पोलैंड गए, फिर वहां से उन्होंने ट्रेन में कियेव का दौरा किया। 20 मार्च को वो नई दिल्ली में थे। किशिदा का यूक्रेन दौरा पहले से तय नहीं था। उन्होंने अचानक यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलने का फैसला किया। कहा जा रहा है कि उनके ऊपर पश्चिमी देशों का दबाव था। अभी तक यूरोपियन यूनियन के लगभग सभी बड़े नेता कियेव जाकर ज़ेलेंस्की से मिल चुके हैं और सपोर्ट भी दे चुके हैं। फरवरी 2022 में जो बाइडेन भी सरप्राइज विजिट पर यूक्रेन पहुंचे थे। जापान ताकतवर G7 के गुट का इकलौता ऐसा देश था जिसका शीर्ष नेतृत्व यूक्रेन नहीं गया था। किशिदा ने वो कोटा पूरा कर दिया है। उनका दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में पुतिन से मिल रहे हैं। जापान और चीन की तकरार जग जाहिर रही है। हाल के युद्ध की बात करें तो चीन खुले तौर पर रूस के साथ खड़ा दिखता है, जबकि जापान ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। जापान के पास इस समय G7 की अध्यक्षता है, इस लिहाज से भी उनका दौरा खास हो जाता है। जापान ने अभी तक यूक्रेन को लगभग 60,000 करोड़ रुपए की मदद दी है और 2,000 से अधिक यूक्रेनी शरणार्थियों को शरण भी दिया है। आज के दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।